मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की स्टडी के अंदर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अपन बात करने जा रहे हैं आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अपन ने बात किया था कि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी अपन ने बात की थी कि ह्यूमंस आर विविपेरस, विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स मिलके फ्यूज़न होके फर्टिलाइजेशन करके क्या करना, एक नई इंडिविजुअल को या ऑफस्प्रिंग को पैदा करना। ठीक है, वहीं पे विविपेरस का मतलब था कि टू गिव लाइफ, टू गिव राइज टू ए लाइव बर्थ, मतलब कि एक जीवित बच्चे को पैदा करना। वहीं पे देखा था कि अपन ने बर्ड्स के अंदर देखा था कि बर्ड्स में तो क्या होता है, ओविपेरस के नेचर होता है। ओविपेरस का मतलब वो अंडा देते हैं, जबकि ह्यूमंस आर विविपेरस, ये लाइव बर्थ करते हैं, मतलब जीवित बच्चे को जन्म देते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी क्या होता है, दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। एक जो आगे बड़े प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। आगे बड़े प्रकार वाले ऑर्गन्स को क्या बोला, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ ऑर्गन्स, बचे हुए जो ऑर्गन्स हैं उनको बोला सेकेंडरी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब कुछ लोगों का मानना होता है कि मेल के अंदर पेनिस ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। पेनिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता। मेल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह होता है टेस्टिस। मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है, टेस्टिस, जिसको वृषण बोला जाता है। अब टेस्टिस क्या होते हैं कि बॉडी कैविटी से बाहर की तरफ हैंग आउट होते हैं। मतलब टेस्टिस, जैसे ये मान लिया मदन लाल है, ये मदन लाल है, ये मदन लाल का एब्डोमिनल कैविटी है। तो टेस्टिस क्या होते हैं, इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ हैंग आउट होते हैं। तो ये क्या है, मदन लाल के टेस्टिस है। ठीक है, तो टेस्टिस जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ हैंग आउट होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो क्या कारण है कि टेस्टिस बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं, तो इसके पीछे एक सिंपल सा साधारण सा लॉजिक ये है कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। ठीक है, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस संपन्न हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, टेस्टिस होते हैं बाहर एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, अब अपन एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है।
तो अपन ने बात की कि टेस्टिस केवल सिर्फ एक कॉर्ड के द्वारा विदाउट एनी केविटी तो हैंग आउट होते नहीं है। टेस्टिस अपन ने बात की कि एब्डोमिनल केविटी से बाहर हैंग आउट है, तो ये किसके द्वारा हैंग आउट होते हैं? तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड के द्वारा, स्पर्मेटिड कॉर्ड के द्वारा एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है, उसके अंदर हैंग आउट होते हैं। पिगमेंटेड स्किन का एक पाउच होता है, उसके अंदर हैंग आउट होते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बनाया ये बनाया मैंने पिगमेंटेड स्किन का पाउच, जिसको मैंने बोला स्क्रोटम, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लटके हुए होते हैं। किसके सहारे से? स्पर्मेटिड कॉर्ड के सहारे से। स्पर्मेटिड कॉर्ड 2 होते हैं, दोनों टेस्टिस से 2 स्पर्मेटिड कॉर्ड निकलते हैं। ठीक है, अब पिगमेंटेड स्किन का जो पाउच है उसको अपन ने बोला स्क्रोटम। ठीक है, अब ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में क्या होता है? 2 प्रकार की मसल्स भी होती है। ये जैसे एब्डोमिनल केविटी थी, तो ये केवल क्या एयर क्लोज्ड चेम्बर की तरह नहीं होता, यहाँ पे भी ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग होती है जो एब्डोमिनल केविटी से स्क्रोटम के अंदर ओपन होती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं इंग्यूनल केनाल, इंग्यूनल केनाल। इंग्यूनल केनाल के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? एब्डोमिनल मसल्स जो कि स्क्रोटम की वाल के अंदर आती है, ये से। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स एक प्रकार की स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स का मतलब जिसको आप अपने कंट्रोल में कर सको। ठीक है, मतलब आप चाहो तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन करा सको, आप चाहो तो इसमें रिलैक्सेशन करा सको। तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स का हिस्सा, कुछ पार्ट एब्डोमिनल मसल्स ऐसे रहती है, और ये एब्डोमिनल मसल्स का कुछ पार्ट इस स्क्रोटम की वाल में आके चिपक जाता है, इस स्क्रोटम की वाल का हिस्सा बन जाता है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स है, जो एब्डोमिनल मसल्स आई है यहाँ पे, एक प्रकार की स्केलेटल मसल्स है, और इस मसल्स के ऊपर क्या होता है? स्मूथ मसल्स भी होती है। इस मसल्स के ऊपर क्या होता है? स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो स्केलेटल मसल्स है एक, दूसरी है स्मूथ मसल्स। 2 प्रकार की मसल्स यहाँ पे आ चुकी है। तो जो स्मूथ मसल्स है उसका तो नाम है डार्टोस मसल। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स है उसका नाम तो है डार्टोस मसल, और जो स्केलेटल मसल्स है अंदर वाली ये लेयर, ये स्केलेटल मसल्स की, इसका नाम है क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल। तो 2 प्रकार की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स एक प्रकार की स्केलेटल मसल्स है। ये जो इंग्यूनल केनल है, ये दोनों के बीच में ओपनिंग होती है, स्क्रोटम और एब्डोमिनल केविटी के बीच में। इसके बीच में से कुछ हिस्सा आता है एब्डोमिनल मसल्स का, जो कि टेस्टिस के स्क्रोटम का हिस्सा बन जाता है। अब ये स्केलेटल मसल्स का यहाँ पे क्या रोल होता है, क्या काम होता है? तो चूँकि स्केलेटल मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है इसमें। तो जब कभी भी सर्दी की सीज़न आती है या सर्दी होती है, तो ये स्क्रोटम को क्या, टेस्टिस को क्या कर सके, एब्डोमिनल केविटी के पास में या बॉडी के पास में ला सके। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अपन को पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए बॉडी से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, तो मतलब लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है?
एनवायरमेंटल टेम्परेचर घट जाता है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी घटेगा और घटे हुए टेम्परेचर में क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस स्थिति में अपन करेंगे कि जो बॉडी के पास में इन टेस्टिस को ला सकें, तो बॉडी के पास में लाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करेगा। तो ये जो क्रीमेस्टर मसल्स है जो टेस्टिस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करा के टेस्टिस जाएंगे बॉडी कैविटी के पास में, और जैसे ही बॉडी कैविटी के पास में जाएंगे तो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन होएगा सर्दी के सीजन में। ठीक है। दूसरी बात है डार्टोस मसल्स। तो डार्टोस मसल्स एक प्रकार की स्मूथ मसल्स है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, अपना इस पर काबू नहीं होता, और ये स्मूथ मसल्स क्या करती है, एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करती है, दूसरा जो स्क्रोटम होता है इसकी जो साइज होती है, जो पोजीशनिंग होती है उसको मेंटेन रखती है। मेनली इसकी पोजीशनिंग होती है उसको मेंटेन रखने में मदद करती है डार्टोस मसल्स। एक प्रकार की किसी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है जो कि इसकी पोजीशनिंग के अंदर मेंटेन, किसकी पोजीशनिंग, जो स्क्रोटम है उसकी पोजीशनिंग को मेंटेन रखने का काम करती है। तो दो प्रकार की मसल्स आ गई। उसके बाद में आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर दो, टेस्टिस होते हैं दो। ठीक है। दो टेस्टिस होते हैं। ये बनाया मैंने टेस्टिस, एक टेस्टिस बनाया। इस टेस्टिस के अंदर तीन प्रकार की लाइनिंग भी होती है, पूरी नहीं बनाऊंगा, ऐसे समझा दूंगा। जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है ये मीडियल लाइनिंग है और ये इनर लाइनिंग है। तीनों के नाम भी आपको बताता हूँ। सबसे जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। मिडल लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वेसिकुलिस, ट्यूनिका वेसिकुलिस। तो तीन प्रकार की लाइनिंग के द्वारा अपना जो टेस्टिस होता है वो कवर्ड होता है। इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका वेसिकुलिस, मिडल लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इनर आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर काफ़ी सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेस्टिस के अंदर काफ़ी सारे लोब्स बना दिए, और इन लोब्स के नंबर्स होते हैं लगभग 250 के आसपास। तो टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, और इन लोब्यूल्स के नंबर्स होते हैं 250 के आसपास। और टेस्टिस की अगर साइज की बात करें तो लेंथ लगभग 4.5 सेंटीमीटर के आसपास, विड्थ लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास, और थिकनेस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है। लेंथ, विड्थ और थिकनेस ये क्या है, टेस्टिस की डायामीटर्स है। लेंथ, विड्थ और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, और मोटाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये है साइज, विड्थ और थिकनेस ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 200 से 250, लगभग 250 मान के चलो एग्जैक्टली, अबाउट 250 लोब्यूल्स होते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, मान लिया ये बनाया मैंने लोब्यूल्स, ठीक है। तो इन लोब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियल कोनुलेटेड
convoluted germinal epithelial सेल्स होती है, ठीक है। और इन सेल्स के नंबर्स कितने होते हैं? 1 से 4। तो आप मान के चलो लगभग 3 जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है। और इन जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल्स है इनको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक लोब्यूल लिया यहाँ से ये, और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये ऐसे 1 2 3 इस हिसाब से क्या होता है एक लोब के। तो बोला अपने कि लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं। 250 लोब्यूल्स में से एक लोब्यूल लिया। इस लोब्यूल्स में अपन ने बात किया कि लगभग 1 से 4 कॉन्वोलेटेड लूप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है, जो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर क्या होता है, कुछ लगभग 2 से 3 ग्रुप्स के रूप में ह्यूज सेल्स होती है, ग्रुप्स के रूप में ह्यूज सेल्स होती है, जो कि इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अलावा लोब्यूल्स का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर लगभग 2 से 3 ग्रुप्स के रूप में, ह्यूज ग्रुप्स के रूप में क्या होता है, कुछ सेल्स पड़ी रहती है। इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। इन सेल्स को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ये तो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच में एक स्पेस है, तो इसको बोल दिया स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होती है उनको लीडिंग सेल्स बोलते हैं, स्पेशल सेल्स होती है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में होने की वजह से इसका दूसरा नाम बोल दिया इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल सेल्स का रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं, मेल के अंदर जो एंड्रोजन होते हैं अर्थात मेल सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो मेल सेक्सुअल हार्मोन जो एंड्रोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो मेल नहीं है। एक मर्द तभी होगा जब उसमें ये हार्मोन होगा, अन्यथा वो नामर्द है। तो लोब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिनको लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होने की वजह से इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं और इनका नाम है लीडिंग सेल्स, जिनका काम है मेल सेक्सुअल हार्मोन या मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करना। और वो एंड्रोजन हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर उम्र है, एज है, उसके बाद में ही प्रोड्यूस्ड होना शुरू होते हैं। ये इसके खुद के बस की बात नहीं होती, इसमें दिमाग, अपना ब्रेन है, वो मैसेज देता है, तभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज़ होगा। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में और बात करें, और गहराई से बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की बड़ी सेल्स होती है, ह्यूज सेल्स होती है। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स में एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने बनाया ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 बड़ी प्रकार की सेल्स होती है। इस हिसाब से थोड़ा गोल बना देता हूँ इसको, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये बड़ी प्रकार की सेल्स होती है यहाँ पे। अब ये जो बड़ी प्रकार की सेल्स होती है, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये सिर्फ मैंने एक प्रकार की बनाई, 2 प्रकार की बनाते हैं अपन।
ये हो गई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर दो प्रकार की सेल है, एक तो ये हो गई, फिर इसके बाद में ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में ठीक है। तो ये बड़ी प्रकार की सेल्स हो गई, जैसे ये सेल है, एक सेल हो गई, फिर ये दूसरी सेल हो गई, फिर ये तीसरी सेल हो गई। तो ऐसी प्रकार से सेल्स होती है। इन सेल्स को, ये सेल्स क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है टाइट जंक्शंस के द्वारा। बड़ी प्रकार की दो प्रकार की सेल्स होती है। पहली सेल्स जो कि ये वाली सेल्स है, ये टाइट जंक्शन के द्वारा एक दूसरे से अटैच होती है, टाइट जंक्शन के द्वारा एक दूसरे से अटैच होती है। टाइट जंक्शन ऐसा जंक्शन होता है जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, जिससे थ्रू कोई दूसरा सबस्टांस पास आउट नहीं हो सकता, दूसरी कोई चीज़ गुजर नहीं सकती, उसे बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो ये सेल्स, इनका नाम होता है नर्स सेल, नर्स सेल, या इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। नर्स सेल बोलते हैं इनको, इसका दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल। ये जो सेल है इनको बोलते हैं नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल या सस्टेंडिकुलर सेल। सस्टेंडिकुलर सेल, तीन नाम होता है। और इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम इस सेल का होता है। नर्स का काम क्या होता है, पेशेंट को खाना खिलाना पिलाना, है ना। तो उसी प्रकार से इस सस्टेंडिकुलर सेल या नर्स सेल या सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन देना। अपन ने बात किया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन का। तो दूसरी प्रकार की जो सेल है, जो यहाँ पे इन जो नर्स सेल है इनके बीच में बैठी है, सर्टोली सेल्स के बीच में बैठी है, ये सेल्स, इनको बोलते हैं जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब होता है ए सेल विच गिव्स राइज टू एन अनदर सेल, एक सेल जो दूसरी सेल का निर्माण करती है। और इस जर्म सेल का क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम किसका होता है, स्पर्मेटोगोनिया का। दूसरी सेल जिसको जर्म सेल बोला, जर्म सेल का मतलब होता है जो दूसरी सेल्स को बनाती है, एक सेल जिससे किसी दूसरी सेल का निर्माण होता है, ए सेल विच गिव्स राइज टू एन अनदर सेल। तो इस जर्म सेल को अपन ने बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया, अर्थात ये स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम करती है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हुई। अपन ने बात की टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो कि मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सबसे महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, जो कि एक थैली, पिगमेंटेड स्किन्स की एक थैली होती है, एक पाउच होता है, उस पाउच में लटकी हुई होती है और उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। स्क्रोटम दरअसल बॉडी कैविटी से बाहर होता है, लेकिन इस एब्डोमिनल कैविटी से ये जुड़ा हुआ होता है और इसके बीच में, दोनों के बीच में दो ओपनिंग होती है जहाँ से टेस्टिस एक स्ट्रक्चर के द्वारा लटका हुआ होता है और उस लटकी हुई स्ट्रक्चर का नाम था स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो उस जो स्पेस होता है, जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी था, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे स्क्रोटम था, स्क्रोटम से यहाँ से कुछ टेस्टिस लटके हुए होते हैं और लटकी हुई जो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा लटके होते हैं इसको तो बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। और ये इंग्यूनल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता है स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, अब स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या क्या होता है वो आगे बात करेंगे। इसके अलावा अपने बात किया कि जो स्क्रोटम होता है इसके अंदर दो प्रकार की मसल्स होती है। एक होती है स्केलेटल मसल्स जो कि एक प्रकार की एब्डोमिनल मसल्स का हिस्सा होती है,
ये स्केलेटल मसल्स टेस्टिस को सर्दी के मौसम में क्या करती है, बॉडी कैविटी की तरफ खींचती है ताकि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। सर्दी के अंदर जो टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है उसको बढ़ाया जा सके ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके। दूसरी स्मूथ मसल्स होती है जो कि टेस्टिस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराती है, सॉरी स्क्रोटम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराती है। और दोनों का मान अल्टीमेटली काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस के अंदर बात की कि टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो 4.5 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि 1 से 4 अर्थात लगभग 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती है। लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स होती है, एक सर्टोली सेल जो पोषण प्रदान करती है और दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनिया जिसको जर्म सेल बोलते हैं, जो कि स्पर्म का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कैसे क्या इसकी फिजियोलॉजी होती है। ये तो स्ट्रक्चर थी, अब फिजियोलॉजी की बात करेंगे। कैसे ये काम करते हैं हार्मोन्स, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन, ये कैसे काम करते हैं। एक पर्टिकुलर उम्र होती है जिसको प्यूबर्टी बोला। प्यूबर्टी के अंदर दौरान क्या होता है, बच्चे में मैच्योरेशन होता है, उस समय क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण शुरू हो जाता है। एंड साइन, लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, वहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है। और स्पर्म प्रोडक्शन में निर्माण में मदद कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। कैसे करता है वो बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अपना ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बोला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, GnRH। यहाँ पे होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और ये रिलीज कराता है यहाँ से गोनेडोट्रोप्स सेल से गोनेडोट्रोपिन ट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। एक होता है FSH, एक होता है LH। FSH मतलब फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि महिलाओं में, फीमेल्स में होता है। LH मेल में होता है। ये LH हार्मोन जिसका नाम होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन अपने नाम से उदास था क्योंकि इसका नाम छोटा है, तो इसका दूसरा नाम रख दिया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है किसमें, टेस्टिस के पास। और टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है लीडिंग सेल, जिसको अपन दूसरी भाषा में इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को। लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन के रिलीज़ को कराती है स्टार्ट। टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन जाके स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोगोनिया को। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही रिलीज हुआ लीडिंग सेल से, तो वो आगे जाके स्पर्मेटोगोनिया जो कि जर्म सेल है उनको स्टिमुलेट करेगा और जर्म सेल स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। ये काम हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। टेस्टोस्टेरोन कुछ टेस्टोस्टेरोन तो स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, कुछ ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल से ये वेरियस बॉडी सेल्स के पास जाएगा और ये क्या करेगा,
आवाज़ का भारी करना, डाडी मूंछ का आना, जो पेनिस वगैरह है, जो एक्जिला वगैरह, प्यूबिक एरिया है, इनकी साइज़ शेप को मेंटेन करने का काम इसी टेस्टोस्टेरोन का होता है। तभी तो क्या होता है, जो बच्चे गर्मियों की छुट्टी के बाद में आते हैं, जिनकी आवाज़ पहले महीम होती है, बारीक होती है, उनकी आवाज़ अचानक लाउड हो जाती है, उनके चेहरे पे डाडी मूंछ आने लग जाती है। वो कारण होता है टेस्टोस्टेरोन का, और वो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, ना कि वास डिफरेंस के द्वारा। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऐसे तो इस हिसाब से तो रिलीज होता है, और रुकता कैसे है, जैसे लेवल बढ़ गया तो बढ़ा हुआ लेवल ब्लड में ही जाएगा, और ब्लड वापस ब्रेन के पास जाएगा, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्रेन के पास जाके वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस को टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल होगा, तो जिसको GnRH यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो रिसेप्टर इसको इंडिकेट करेंगे, वो रिसेप्टर मैसेज देंगे पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या कर देगी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज़ को कम कर देगी। तो ये रिलीज़ को बढ़ाना पॉजिटिव फीडबैक था, वापस घटाना नेगेटिव फीडबैक होता है। तो टेस्टिस जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल के अंदर, उसके बारे में बात की। उसके बाद में अपन कल बात करेंगे जो एक तो स्पर्मेटिड कोड, जिसके द्वारा स्क्रोटम के अंदर क्या टेस्टिस लटके हुए होते हैं, उसके बारे में, स्पर्मेटिड कोड के बारे में। इसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके किससे जुड़ती है, कैसे जाती है, क्या क्या होता है, अदर जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है।